सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजीली बेसिक वे में समझेंगे कि ये जो अटैक किया है हमास ने इजराइल पर क्यों किया है, और इसका हम बैकग्राउंड भी देखेंगे, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। हम सब कुछ बेसिक से देखेंगे सिर्फ चीज को, ताकि आप थोड़ी समझ पाए, सही से आपको दिमाग में रहे, और आपको कोई भी पूछे तो आप उसके बारे में आप किसी को भी सही से बता पाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड डिस्कशन अबाउट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। जो ये दोनों कंट्री मिडल ईस्ट में है, और ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों लॉन्ग स्टैंडिंग और कॉम्प्लेक्स इशू अभी तक चला आ रहा है, अभी 21st सेंचुरी तक। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे को क्या है। अब इसमें हमने जैसे कि बोला कि हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से डिस्कस करेंगे, बहुत इन द सेंस कि मतलब हम देखेंगे कि कौन सी पार्टीज है, क्यों हमला हुआ है, क्यों किया हमला। तो जैसे कि हु आर द पार्टीज, जो हमारी तीसरी स्लाइड है उसका टॉपिक है हु आर द पार्टीज। तो जो इजराइल और पैलेस्टाइन में जो दो पार्टी है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि एक तरफ इजराइल है, एक और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन है। जो दोनों कंट्री है वो मिडल ईस्ट में है, और उसकी आप इसमें लोकेशन भी देख सकते हैं। जो 1947 में जो एरिया दिखा रहा है पूरा ग्रीन पैलेस्टाइन वाला, वो धीरे धीरे करते 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 प्रेजेंट टाइम में इजराइल ने कैप्चर कर लिया है, वहां पूरा अपना डोमिनेशन जमा लिया है। और इजराइल जो पैलेस्टाइन की जो एरिया है, जो ग्रीन में शो हो रहा है आपको मैप पे, एक तो ये गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसको, और यहाँ पे ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये पैलेस्टाइन का एरिया है। तो ये इतना ही एरिया पर रह गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन को इजराइल ने, जो कि 1948 में कंट्री स्टैब्लिश हुई थी, उसने धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन का सारा एरिया, ऑलमोस्ट सारा एरिया कैप्चर कर लिया। तो हमने इस स्लाइड में देखा कि कौन सी पार्टीज है, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन है। अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो इजराइल है वो 1948 में स्टैब्लिश हुआ, एंड ये जो उसका बैकग्राउंड है, इसके बीच में जैसे कि पहले तो आपने देखा यहाँ पे कि पैलेस्टाइन ही पूरा एरिया है, यहाँ पे पैलेस्टाइन के लोग ही रहते थे। बट धीरे धीरे 1948 में इजराइल इस्टेब्लिश हुआ, उसने धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन का एरिया, टेरिटरी कैप्चर करना चालू किया। तो इससे क्या हुआ, जो वॉर हुआ इजराइल और नेबरिंग अरब स्टेट के बीच में, इस एरिया को धीरे धीरे इजराइल ने कैप्चर करके खुद की टेरिटरी और डोमिनेशन से खुद की कंट्री बना ली। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले सिर्फ पैलेस्टाइन था, फिर 1948 में इजराइल एस्टैब्लिश हुआ, उसने धीरे धीरे टेरिटरीज कैप्चर की, और उसके बाद जो वॉर है, इश्यूज है, वो स्टार्ट हुए पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, जो कि मिडल ईस्ट में है। अब देखते हैं कि इशू, जैसे कि इजराइल ने डोमिनेशन से टेरिटरी कैप्चर की थी, तो नॉर्मल सी बात है, जो डिस्प्यूट है वो टेरिटरी पे भी होंगे, बॉर्डर्स पे होंगे। और इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मेन इशू है, वो दोनों एक ही लैंड को क्लेम करते हैं कि पैलेस्टाइन कहता है कि ये लैंड हमारा है, और वहीं इजराइल कहता है कि ये लैंड हमारा है। तो इससे दोनों टेरिटरी और डिस्प्यूट पैदा होते हैं। और दूसरी चीज, जेरूसलम जो सिटी है, होली सिटी है, वो बोथ पार्टीज मींस पैलेस्टाइन भी और इजराइल भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होली सिटी है, और दोनों को उसके ऊपर कंट्रोल जमाना है अपना। तो जो दोनों पार्टीज हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, दोनों चाहते हैं कि उनका राइट रहे, जेरूसलम सिटी पे उनका गवर्न करने का राइट रहे, और उस पर उनका इस्टेब्लिशमेंट रहे, ताकि वो इम्पोर्टेंट सिटी वो गवर्न कर पाए। और जो जेरूसलम सिटी है, उसके ऊपर भी डिसएग्रीमेंट हमेशा होता ही है। तो ये भी एक कारण है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में इशू बनने का और वॉर एस्केलेट होने का। अब
जैसे कि कई अब वॉर होते हैं, इशूज होते हैं, उसके बीच में वॉर्स भी हुए, कुछ पीस एग्रीमेंट्स भी हुए और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुए, जैसे कि सिक्स डे वॉर हुआ, ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ एंड मोर। तो ये सब पीस टॉक्स, वॉर्स एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और अकॉर्ड्स, डील्स, ये सब चलती गई टाइम टू टाइम। बट इससे कुछ मतलब परमानेंटली समाधान नहीं मिला इस इशू पे, जो कि मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा इशू आज हो सकता है। और अभी हम देखेंगे कि हम आज ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो करंट सिचुएशन है। जो करंट सिचुएशन अभी जो है, जो हमने देखा, जो ये जो गाजा स्ट्रिप है, जितना ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। यहाँ से ये पैलेस्टाइन का एरिया है और ये भी एरिया है। ये जो है ये जेरूसलम सिटी है। तो जो हमास है, हमास जो है वो पैलेस्टाइन कंट्री के अंदर रहता है और वो इलीगली सब कुछ चलाता है वहां से। तो ये गाजा स्ट्रिप से यहाँ से इन्होंने हमला किया इसराइल पे 7 अक्टूबर को 2023 को। और यहाँ से जो अभी हम जो मेन रीजन है हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है कि हमास ने इसराइल पे ऐसा हमला किया कि इसराइल को टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का। और कहा जाता है जो इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम मोसाद कहते हैं, मोसाद के नाम पे वो बहुत फेमस है। तो पैलेस्टाइन और कह सकते हैं कि हमास ने इतना सिस्टमेटिकली हमला किया। एक साइड से उसने मिसाइल्स छोड़ी, दूसरी साइड से उसने सी रूट से उसने हमला किया, फिर उसने पैरासूट से भी मिलिटेंट भेजे अपने। तो उसने जितने भी थे रूट थे वहां सबको उसने कैप्चर करके हमास ने वहां से हमला किया। और इसराइल की जो मोसाद एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसलिए भी इस चीज को काउंटर नहीं कर पाया क्योंकि जो हमास ने रॉकेट छोड़े, मिसाइल छोड़ी इजराइल पे, वो 5000 छोड़ी, 5000 वो भी 20 मिनट के अंदर। तो जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो रिएक्ट करे और हर साइड से हमला हुआ। तो इस वजह से जो इजराइल है वो उसको बहुत उनकी सिटीजन्स की जाने गई और हमास ने वहां के लोगों को भी कैप्चर किया। अभी कहा जा रहा है, जो फिगर निकल के आ रहा है, कुछ हजार से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है अभी और ये फिगर आगे भी बढ़ने वाला है। और जो लोगों को कैप्चर किया गया है उसकी भी फिगर बढ़ सकता है आगे। तो ऐसे जो करंट सिचुएशन से जो गाजा स्ट्रिप से हमास ने इसराइल पे अटैक किया तीनों तरफ से, उसकी वजह से जो इसराइल है वो रिएक्ट नहीं कर पाया और खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। तो जैसे कि हमने जो भी मैंने बताया सब, उसमें ये लिखा हुआ है, द मिलिटेंट ग्रुप ब्रोक द बैरियर ऑफ गाजा इजराइल एंड फोर्सफुली एंटर्ड द इजरायली सेटलमेंट्स and military installations via the Gaza border crossing. Opposition began in the day vehicle transported foray into Israel territory and rocket barraging opposite to Israel. मतलब रॉकेट छोड़े 20 मिनट में 5000, उससे भी उनको टाइम नहीं मिला और वो लोग रोड के थ्रू भी आए। तो जैसे कि जो भी रूट मिला वहां से हमास के अटैकर्स मिलिटेंट आए इसराइल के अंदर और उन्होंने अटैक किया उनके सिटीजन्स को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस वजह से इसराइल में वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि लोग इधर उधर भागने लगे और बहुत केओस हो गया इसराइल में। इस वजह से जो ये हमास का पैलेस्टाइन का जो अटैक, ये बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। जैसे कि जो अमेरिका में 26/11 अटैक हुआ था उससे भी बड़ा अटैक, और इंडिया में जो मुंबई में अटैक हुआ था वो होटल पे, ताज होटल पे, उससे 50 गुना बड़ा अटैक इसको घोषित किया जा रहा है जो कि हमास ने इसराइल पे किया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। हमास ने कुछ लोगों को बंदी बना दिया है। इस वजह से जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने पैलेस्टाइन और हमास के अगेंस्ट पे वॉर घोषित कर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसराइल इज एट वॉर। तो जो
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हम कड़ा जवाब देंगे इस अटैक को जो हमास ने हमारे ऊपर किया है, और जो इसराइल है वो अब पैलेस्टाइन के ऊपर, हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत टाइम खराब भी हो सकता है इंडिया के लिए भी और बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये जो हमला किया है ये बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत सोच समझ के किया है, और इसराइल इस चीज के लिए रेडी भी नहीं था कि ये हमला होगा। इस वजह से इसराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके मिलिट्रीज हैं, डिफेंस फोर्सेज है, उनको टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का, और इतना बड़ा नुकसान, प्रॉपर्टी नुकसान और डेथ हो गया। तो अब इसराइल तो वॉर डिक्लेयर कर दिया है पैलेस्टाइन और हमास के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या रहा है इसके ऊपर, मतलब बैकग्राउंड में भी क्या रहा है और अभी भी क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, G20 है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या कर सकते हैं इस इसराइल और पैलेस्टाइन के इशूज पे। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन है ये पीस एफर्ट्स पे इन्वॉल्व होता है, कहीं भी अगर वॉर होता है, कहीं भी क्राइसिस आते हैं तो यूएन एक्शन लेता है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनको साथ में लाता है, जैसे कि हम P5 कंट्रीज कहते हैं, चाइना, यूएस, फ्रांस, रसिया। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वो साथ में आके पीस एफर्ट्स, पीस टॉक्स करती है ताकि जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो पैदा ना हो। और वैसे ही एक लीडर है यासिर अराफत एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इन्होंने भी बहुत कोशिश की थी जो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है इस पे पीस नेगोशिएशन लाने की और उस चीज को नॉर्मलाइज करने की। तो हमने देखा इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। अब हम देखते हैं कि हमास ने इसराइल पे सडनली अटैक किया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है कि अचानक हमास और पैलेस्टाइन ने क्यों इसराइल पे अटैक किया। तो इसका फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसराइल एंड सऊदी अरेबिया डील। जो जैसे कि इसराइल को पुराने जो पहले टाइम में इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, क्योंकि वो उसने पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी है उसको इलीगली कैप्चर करके खुद की कंट्री बनाई 1948 से। तो इस वजह से जो मिडिल ईस्ट की जो डिफरेंट उनके नेबर्स हैं, डिफरेंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। बट अभी कुछ 3 to 4 ईयर में कुछ कंट्रीज है उन्होंने, जैसे कि यूएई और टर्की जैसी कंट्रीज है, उन्होंने रिकॉग्नाइज करना चालू किया इसराइल को। तो इस वजह से पैलेस्टाइन को लेफ्ट आउट फील हुआ। उस वजह से पैलेस्टाइन और हमास को लगा कि हम तो टेबल पे ही नहीं है, हमारी बात को कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसराइल वैसे डोमिनेट करता है पैलेस्टाइन के लैंड को। और ऊपर से अब जो इसराइल और सऊदी अरेबिया डील, तो सऊदी अरेबिया डील ये पीस डील करके सऊदी अरेबिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता था। तो उस वजह से पैलेस्टाइन और हमास को कुछ करना था, जिस वजह से सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ टेंशन बढ़े। तो उसने इस टाइम पे ये भी एक रीजन है इसराइल एंड सऊदी अरेबिया पीस डील की वजह से भी उसने ऊपर हमला किया। दूसरी चीज पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग इसराइल पॉलिटिक्स। वहां के कुछ लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं उनके पॉलिसीज पे, और कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसराइल के अंदर पॉलिटी इम्बैलेंस भी है। दूसरी चीज, जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था 50 साल पहले, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने किया था, जैसे कि इजिप्ट और सीरिया कंट्रीज जैसी। तो इस अटैक को भी इसराइल के ऊपर 50 साल पूरा हुआ। तो पैलेस्टाइन का एक और रीजन कह सकते हैं कि 50 साल पूरे होने के बाद हमास ने इसराइल पे अटैक वापस किया। और मेन रीजन यही था कि जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करना धीरे धीरे चालू कर दिया था, और वहां से पैलेस्टाइन लेफ्ट आउट फील करता था। तो उस वजह से पैलेस्टाइन को भी टेबल पे आना था बात करने के लिए। तो उसने ये वॉर ऐसे स्टार्ट किया, और अब जो पीस डील होने वाला है सऊदी अरेबिया के बीच में और इसराइल के बीच में, वो अभी बंद हो जाएगा। अभी उस पर कोई बातें नहीं होगी, और अभी के लिए वो उसने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है इस वॉर की वजह से, इस अटैक की वजह से। तो मेन रीजन यही है, एक तो इसराइल एंड सऊदी अरेबिया डील, पॉलिटिकल इम्बैलेंस इसराइल पॉलिटी।
50 years completed attack on Israel by Middle East countries like Egypt and Syria, etc. Palestine felt left out after UAE and Turkey recognized Israel. तो हमने देखा इस साइड में कि क्यों हमास ने सडनली अटैक किया इसराइल पे। अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, जैसे कि दोनों कंट्री एक ही लैंड को रिकॉग्नाइज करती है और बोलती है कि ये हमारी कंट्री, ये हमारा टेरिटरी है। पैलेस्टाइन बोलता है ये हमारी टेरिटरी है, इसराइल बोलता है ये हमारी टेरिटरी है। तो इस चीज को अगर हमको सॉल्यूशन लाना है, पीस लाना है उस रीजन में, तो दोनों कंट्री को कुछ कुछ टेरिटरी बांट लेनी चाहिए आपस में और घोषित कर देना चाहिए कि ये टेरिटरी पैलेस्टाइन की है और ये टेरिटरी इसराइल की है। तो जो लैंड है वो शेयर कर ले, जो भी सही लगे दोनों कंट्रीज को, आफ्टर डिप्लोमेटिक टॉक्स के बारे में, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के हेल्प से, ताकि जो पीस है वो मिले दोनों कंट्री को और दोनों कंट्री ग्रो कर पाए। और पीस तो दोनों कंट्री को चाहिए, बट चैलेंजेस भी है उस पीस के लिए। जैसे कि दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो अपोज करते हैं पीस एफर्ट्स को, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को। जो इजराइल की तरफ भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो अपोज करते हैं पीस एफर्ट्स, पीस टॉक होने नहीं देते। वैसे ही इसे पैलेस्टाइन की तरफ हमास के जैसे टेरिटरिस्ट ग्रुप्स है, मिलिटेंट ग्रुप्स है जो कि बातें पीस टॉक्स को सही से होने नहीं देते और जो प्रॉब्लम बीच में लाते रहते हैं। तो इस वजह से ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज और कॉम्प्लेक्स इशू अभी तक चला आ रहा है फॉर बोथ द पार्टीज। अब कंक्लूजन में देखेंगे कि जो कंक्लूजन है, जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है। इसके पीछे बहुत हिस्टोरिकल डीप हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रूल्स भी है। तो इसको हमको समझना जरूरी है कि इसके पीछे जो हिस्टोरिकल रीजंस है, जो पॉलिटी है, वो कैसे काम कर रही है और कैसे हम आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर पैलेस्टाइन और इजराइल के रीजन पे हम कैसे पीस ला सके और कैसे हम पीस टॉक्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ बोथ द पार्टीज लाइक इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड डिफरेंट मिडल ईस्ट कंट्रीज, बात करके पीस टॉक करके विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, डिप्लोमेटिक टॉक्स से ऐसे पीस लाए ताकि जो मिडिल ईस्ट जो एरिया है वो वॉर जोन ना रहे। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होता है तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट होगा इकोनॉमी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ऑयल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आता है। तो जो उस चीज का जो आना जाना है वो उस पर इफेक्ट होगा। पेट्रोल, कोल ये सब महंगे हो जाएंगे, तो इस चीज से इंडिया पे भी असर पड़ेगा, इंडिया में भी चीजें महंगी हो जाएगी। और अगर पेट्रोल, ऑयल, डीजल, क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसकी वजह से इकोनॉमी में भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इस इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर पे अगर वॉर होता है तो इंडिया को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी इंडिया ने G20 समिट अरेंज करवाया, तो उसके हेड भी इंडिया ही है। तो अगर इंडिया भी किसी एक साइड का सपोर्ट लेगा तो उसकी वजह से जो इजराइल G20 में है, तो उसकी वजह से भी मिडिल ईस्ट कंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से इंडिया को भी बैलेंस व्यू रख के चलना पड़ेगा ताकि कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ठेस ना पहुंचे और जो G20 ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके। तो इंडिया को भी बहुत स्लोली स्टेप रखने पड़ेंगे इस इशूज पे। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा है क्वेश्चंस है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे साइड से इस टॉपिक पे इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, आप मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये इजराइल और पैलेस्टाइन पे जो इशू है चल रहा है ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।